रही है, तो इस ट्रेड राइवलरी का रीजन क्या है, क्यों ये हो रही है? तो देखिए नॉर्मली अब ये अज्यूम किया जाता है कि अब प्रॉब्लम ये है यूएस की और चाइना की स्ट्रेटेजीज डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, अब जो यूएस की स्ट्रेटेजी है, यूएस ये मानता है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि वो एक तो ये इल्जाम लगाता है कि भाई हम रूल बेस्ड ऑर्डर को मानते हैं और चाइना रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता। आईआर के अंदर रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे जमहूरियत हो, फंडामेंटल राइट्स हो, लिबर्टी हो, ठीक है, इक्वालिटी हो, वो इसको कहते हैं ये रूल बेस्ड ऑर्डर है कि पूरी दुनिया में मैंने ऑर्डर बनाया हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है, ये खास करके पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, तो उसके बाद से ये ऑर्डर चला आ रहा है यूएस का ऑर्डर जो रूल बेस्ड है कि भाई हम देखें, हम तो जमहूरियत पसंद हैं, हम तो जो है वो ओपन ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेड की मैनिपुलेशन की बात नहीं करते, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, जबकि चाइना इसके खिलाफ है। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो चीजें कर रहा है, वो सब्सिडीज दे रहा है, वो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो रहा है, तो बहुत सारे उसके पास इल्जामात हैं, जमहूरियत वहां पे नहीं है, तो इसलिए ये जो है वो समझता है कि भाई चाइना को ग्रो नहीं करना चाहिए, हमारा राइट है। दूसरा चाइना जो अमेरिका है वो हमेशा फोकस करता है विन और लॉस के ऊपर, ठीक है जी, या लूज के ऊपर। वो क्या सोचता है, वो कहता है कि भाई अगर मैं ऊपर जाऊंगा, वो इसी कंडीशन में मैं ऊपर जाऊंगा, मेरी नेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि जब चाइना नीचे जाएगा, क्योंकि चाइना भी ऊपर जाए मैं ऊपर जाऊं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जबकि चाइना विन विन की बात करता है कि भाई मैं भी ऊपर जाऊं तुम भी ऊपर जाओ, दोनों ग्रोथ करते हैं। जबकि अमेरिका ये मेंटेलिटी नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि भाई जो चीजें वो प्रोड्यूस कर रहा है, जाहिर बात है अगर वही चीजें चाइना भी प्रोड्यूस करेगा और वो भी चीपर रेट्स के ऊपर प्रोड्यूस करेगा, तो अल्टीमेटली बायर किसको बाय करेगा, चाइनीज गुड्स को। तो डायरेक्ट कंपटीशन है। एक शर्ट अगर जो है वो यूएसबी बना रहा है, ठीक है जी, वहां पे 500 की है और चाइना उसको बना रहा है 300 रुपए की, तो अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज बना रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स तो हैं, और प्रेफर किसको किया जाएगा, चाइनीज को, क्योंकि चाइनीज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरह का है कि वो चीप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्ती चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म की वजह से। सो फिर उसके नतीजे के तौर पर यूएस को लॉस होगा। तो यूएस के पास क्या ऑप्शन बचेगा कि भाई इसको जो है ये जो 300 की पैदा कर रहा है इसको भी 500 की या तो बनाए या 600 की बनाए, तभी मुझे जो है फायदा होगा, अदरवाइज ये बनाए ही ना, मुझे ये फायदा है। या फिर जहां पे ये सेल कर रहा है, जैसे अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, ये बाकी कंट्रीज में, वो इससे ना लें, मुझसे बाय करें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनकी डायरेक्ट जो है वो राइवलरी बन रही है, डायरेक्ट तनाव यहाँ पे जो है वो बनता है इनकी पॉलिसीज को लेके, इनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेके, तो ये रीजन है। लेकिन क्या ये हमेशा से रहा? हमेशा से नहीं रहा, बल्कि इसको हम ये कहते हैं चिमेरिका। ये चिमेरिका जो टर्म है इसको यूज किया जा रहा है नॉर्मली, इसका मतलब ये है कि चाइना एंड अमेरिका। तो एक टाइम ऐसा था कि चाइना और अमेरिका जो है वो मिलके काम करते थे। चाइना जो है वो जो कुछ भी बनाता उसकी जो है वो एंड मार्केट यूएस होती, यूएस के अंदर जाके वो सेल हो रही होती, तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर हमने देखा कि भाई 2010 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलना स्टार्ट हो गई, ठीक है, जब चाइना ने ग्लोबल मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर दी, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए चीजें मुख्तलिफ हो गई। और फिर अगर हम बात करते हैं 2015 की, ठीक है, और 2015-16 की, तो फिर चीजें बहुत तेजी के साथ जो है वो बदलना स्टार्ट हो गई, और फिर कंपटीशन जो है वो और ज्यादा जो है वो सख्त हो गया। और उसके बाद से फिर जो है अमेरिका, उसने देखा कि नहीं भाई हमारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर है वो तो चाइना है, तो इसका मतलब ये है कि चाइना के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाने चाहिए और चाइना को नीचे लेके जाना चाहिए। अगर हम ये कहें कि आज से 3 डिकेड्स पहले यानी 1990s के अंदर, तो यूएस चाइना जो है वो चिमेरिका के नाम से हम ये कहें कि भाई वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि जो यूएस है वो क्या था, वो कंज्यूमर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो चीजें भी कहीं और बन रही हैं वो सारे के सारे कोशिश ये करते हैं कि वो बेची किसको जाएं, अमेरिका को जाएं, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी मार्केट है, वहां पे बाइंग पावर है, लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है, तो वहां पे वो सारी चीजें बिकती, तो वो लास्ट रिजॉर्ट कहलाता, ठीक है, कंज्यूमर का। कंज्यूमर जाहिर बात है वहां कंज्यूम कर रहा होता। और चाइना जो था वो क्या था जी, वो वर्ल्ड फैक्ट्री था, वो दुनिया की फैक्ट्री था, वो बनाता जाता, बेचता जाता और होता जाता, ये मामला चल रहे थे, ठीक है। ये जो मॉडल था इसने क्या किया जी, इसने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेलरेट किया, फास्ट किया, स्पीड अप किया, कि चाइना एक कोने में, अमेरिका दूसरे कोने में। लेकिन अब इनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से क्या हुआ कि भाई बहुत ज्यादा जो है ग्लोबलाइजेशन फैली, एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन डेवलप हुई, ठीक, और एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो गया, जो चाइना से अमेरिका की तरफ जा रहा था। फिर क्या हुआ, फिर 2017 और 18 के बाद से जो है वो चीजें बदलना स्टार्ट हो गई, और ये जो एंगेजमेंट्स थी ये शिफ्ट हो गई जी स्ट्रेटेजिक राइवलरी के अंदर, कि जब अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि भाई उनकी मार्केट्स तो चाइना के माल की वजह से नीचे जा रही हैं, चाइना की जो इकोनॉमी है या उसकी जो ग्रोथ है उसकी वजह से चाइना ऊपर जा रहा है, यूएस नीचे जा रहा है, क्योंकि उनका जो डेफिसिट था चाइना के साथ वो बहुत बढ़ता जा रहा था। यानी क्या चीज तय करेगी, डेफिसिट तय करेगी ना। जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तान और यूएस की बात करते हैं, तो पाक और यूएस की जो ट्रेड है इसमें 3 बिलियन का डेफिसिट है यूएस का।
यानी 3 बिलियन का मतलब ये है कि हम 3 बिलियन की चीजें ज्यादा यूएस को बेच रहे हैं और उसके बदले में यूएस हमें कम बेच रहा है। तो 3 बिलियन का पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ ट्रेड डेफिसिट है, तो उसको उसने बैलेंस करने के लिए, नहीं भाई कि ज्यादा पैसा पाकिस्तान की तरफ क्यों जाए, ये ट्रेड बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया जी 19% हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। तो चाइना के साथ तो उसका बहुत ज्यादा था, सो इस रीजन के लिए कि उसने कहा भाई ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, अपनी इकोनॉमी तभी ऊपर जाएगी, तो उसने क्या किया, उसने बेसिकली जो है वो फिर चाइना के साथ राइवलरी स्टार्ट कर दी। और फिर ट्रम्प साहब का फर्स्ट टाइम था, ठीक है, फर्स्ट उनके टेन्योर था, तो टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गई, एक्सपोर्ट कंट्रोल स्टार्ट हो गई और टैक्स सैंक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है, टैरिफ उनके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट का कंट्रोल जो है स्टार्ट कर दिया और टेक्नोलॉजी के सैंक्शन जो है उनके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया, और ये सिलसिला यहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो इल्जामात चाइना के ऊपर लगाए गए, अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, ठीक है, कुछ सच्चे हैं कुछ झूठे हैं, जाहिर बात है पॉलिटिक्स है, तो उसमें क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सबसे पहला इल्जाम ये लगाया कि चाइना जो है, जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर हैं, ठीक है, वो काम कर रहा है ट्रेड के अंदर जो कि बेसिकली उसे नहीं करना चाहिए, जिससे हमें जो है नुकसान हो रहा है, जैसे कि आईपी यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का मतलब ये है कि आप ये देखें कि हम आज से अगर 10 साल पहले चले जाते हैं या 20 साल पहले जाते हैं, तो हम ये कहते थे कि भाई ये चीज ओरिजिनल है और ये चाइना की है, आपको जो भी चाहिए है सेम ही, लेकिन प्राइसेस में फर्क है। अब जो ओरिजिनल है वो अगर 1 लाख रुपए की है, तो वही चाइना जो है कितने की दे रहा है जी, वो चाइना दे रहा है 30,000 रुपए की। सो सेम चीज जो है लेकिन उसकी प्राइस इंतहाई कम, सेम फंक्शंस के साथ, क्या फर्क आया कि भाई ये चाइना की है। जैसे फोन स्टार्ट में आपने देखा यार ये चाइना के हैं, ये ओरिजिनल है, तो वो जो चीज, वो जो अमेरिका बना रहा था, अमेरिका के दिमागों की या उनकी जहनों की जो है वो क्रिएटिविटी थी, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, उनकी अकल ने वो चीजें बनाई भी थी, आइडियाज, ठीक है, या जो उन्होंने चीजें बनाई हुई थी, तो उसको चाइना ने चोरी करना स्टार्ट कर दिया, ये इल्जाम लगा चाइना के ऊपर, और चाइना ने उसको चीप प्राइसेस के अंदर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है कि आप किसी और का आइडिया चोरी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, ये उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। और ये तो हकीकत है कि चाइना ने हर चीज की कॉपी बनाई, हर अमेरिकन ओरिजिनल चीज की बना के उसे इंतहाई सस्ते दामों भेजा, और उससे अमेरिकन मार्केट को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, अमेरिकन लोगों को हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा भाई सिक्योरिटी थ्रेट्स है हमें, ठीक है, जैसे हवावे के ऊपर इल्जाम लगे कि भाई वो जो है हमारा अमेरिकन का डाटा चोरी कर रहा है और वो उसको यूज करेगा, तो साथ में सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है, ये इल्जामात उसके ऊपर जो है वो लगाए गए, एक्यूजेशंस उसके ऊपर लगाए गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो इकोनॉमिक ऑर्डर था, अब बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर तो यूएस लीड कर रहा था, इससे पहले 2017 से पहले तक चाइना काम कर रहा था, लेकिन उसके अंडर काम कर रहा था ना। अब जब चाइना उसकी बराबरी में आया तो चीजें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यूएस लीड जो लिबरल ऑर्डर था, उसको भी उसने कहा कि भाई देखो मेरा तो फिर वही रूल बेस्ड ऑर्डर है, लिबरल ऑर्डर है, हर चीज खुली है, मार्केट्स को मैं फैसिलिटेट करता हूं, मार्केट्स अपनी मर्जी से खुद चीजें तय करती हैं, जबकि चाइना हर चीज को कंट्रोल करके रखे हुए, क्योंकि वहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म है। तो ये हकीकत में ये भी एक रियलिटी थी कि चाइना के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म है, सरमायादारी जो है वो रियासत कंट्रोल कर रही है, तो उसके थ्रू वो चीजें सस्ती भी पैदा कर सकती है, जबकि अमेरिका के अंदर तो ऐसा नहीं है। यहां से अगर लोग अमेरिका जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं कि भाई वहां पे पर आर वेज उन्हें मिलती है, जबकि चाइना के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। साथ में जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इसका स्टार्ट हुआ खास करके 2013 के बाद से, ठीक है, और उसके बाद से फिर चीजें जो है वो ज्यादा और एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गई कि भाई ये जो है ये तो सारे का सारा सिलसिला बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और मैं इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस राइवलरी ने क्या किया जी, इस राइवलरी ने अब ये रीशेप कर रही है या रीशेप करना स्टार्ट कर दिया ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को, सप्लाई चेन्स को, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को। तो ग्लोबली जो है वो इसने क्या किया, रीशेप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब जब भी कोई ट्रेडिंग होती है, ये जो सप्लाई चेन है ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाती है कि भाई कहां से चीज उठानी है, कहां जानी है, कैसे आनी है, पूरा कंपनी उस हिसाब से जो है वो फिर अपना सिस्टम जो है डेवलप करती है, ठीक है। लेकिन अब जब ये मामलात हो गए तो अब क्या हो गया, अपना अपना सिलसिला स्टार्ट हो गया, चाइना की अपनी मार्केट, अमेरिका की अपनी मार्केट, और ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता करते करते सप्लाई चेन्स डिवाइड हो गई, ठीक है, जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन पैदा हो गई, और फिर ग्लोबल साउथ के ऊपर भी उसके जो है वो असरात आए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हुई ग्लोबल साउथ जैसे इंडिया जैसे ममालिक के लिए, ताइवान जैसे या दूसरे ममालिक के लिए, कि वहां पे डाइवर्सिफाई होना स्टार्ट हो गई चीजें। क्योंकि जब चाइना के ऊपर या उनकी फैक्ट्रीज के ऊपर जो है पाबंदियां लगी, तो चाइना ने क्या किया, वो दूसरे ममालिक में जाके अपनी फैक्ट्रियां जैसे पाकिस्तान में खोल ले, पाकिस्तान के ऊपर तो पाबंदी नहीं है, चीजें चाइना की होंगी लेकिन पाकिस्तान से बन के जाएंगी पाकिस्तान के लेवल के साथ। तो इस तरह से इन ममालिक के लिए जो है वो चीजें आसान होना स्टार्ट हो गई। इंपैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, अब ये जो राइवलरी थी इसका जो इंपैक्ट हुआ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर वो क्या हुआ, सबसे पहला क्या हुआ जी, इरोजन ऑफ ओल्ड फ्री ट्रेड कंसेंसस, ठीक है, कि सबसे पहला क्या हुआ कि ये जो
ओल्ड फ्री ट्रेड थी जो डब्ल्यूटीओ के तहत जो है वो 1990s में स्टार्ट हुई थी कि भाई अब जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो सेट करती है रूल्स कि उस रूल के तहत जो है फ्री ट्रेड टैरिफ को कम करना, ठीक है, तो इन चीजों को सेट करना था। तो वो दुनिया उसी की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक से वो जो है वहां पे रुक गई। और फिर क्या हुआ जी, फ्री ट्रेड जो है, ठीक, उसके ऊपर जो है वो पूरे का पूरा एक सिलसिला जो स्टार्ट हो गया कि भाई फ्री ट्रेड नहीं होगी, अब टैरिफ्स होंगे, और ये सिलसिले जो है वो स्टार्ट हो गए। तो चाइनीज गुड्स जो है उनके ऊपर जो है वो हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है वो क्या हो गए जी, बेसिकली फिर टैरिफ लगना स्टार्ट हो गए, खास करके यूएस की तरफ से, कि यूएस ने जो है उनके ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिए। और 2018 में इसका आगाज हुआ, यानी ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर था उसमें जो है उसका आगाज हुआ कि जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगना स्टार्ट हुए, और प्रॉपरली ट्रेड वॉर की जो टर्म है या यूएस चाइना ट्रेड राइवलरी की जो टर्म है ये 2018 में जो है वो स्टार्ट हो गई। और फिर चाइना ने इसको रिटेलिएट किया और काउंटर या जो है वो आगे से दोबारा से उनको उनके ऊपर भी जो है वो टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई जितना नुकसान आप मुझे करेंगे मेरे चीजों पे टैरिफ लगा के, वो मैं आप ही की चीजों से पूरा करूंगा, आपकी चीजों के ऊपर टैरिफ लगा के, ठीक है। तो काउंटर टैरिफ उसने लगाना स्टार्ट कर दिया। और उसका पर्पस क्या था जी, जो टैरिफ था बेसिकली उसका पर्पस यही था कि भाई दोनों साइड से जो है बैलेंस किया जा सके। तो जब दोनों साइड से एक स्टार्ट हो गया सिलसिला, तो फिर ये प्रॉपरली एक वॉर स्टार्ट होगी। एक ने लगाया, दूसरे ने लगाया, एक सेक्टर के ऊपर लगा, दूसरे सेक्टर के ऊपर लगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज 2025 में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है, बहुत ज्यादा शिद्दत इसमें जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गए। अब 2018 से पहले दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स थी वो डिफरेंट थी। उसमें अमेरिका रूल कर रहा था, या अमेरिका का अगर कोई कॉम्पिटिटर था तो वो रशिया था, लेकिन वो भी अब खत्म हो चुका था। तो दुनिया जो है वो इस टाइम पे यूनिपोलैरिटी के ऊपर एंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर जब चाइना सामने आया तो फिर बाइपोलैरिटी की तरफ दुनिया जाना स्टार्ट हो गई, और फिर से यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज बनाई जो कि हर जगह पे चाइना को जो है काउंटर करे, चाहे वो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, यूरोप के अंदर है, ठीक है, तो अटलांटिक ओशन है। तो वहां पे हर जगह पे ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया कि जो है वो चाइना को नुकसान पहुंचाए और उसे फायदा दे, ठीक है। जैसे उसने क्या किया जी, टेक एक्सपोर्ट जो है उसका कंट्रोल संभाल लिया कि भाई अब जो है वो एडवांस चिप्स वगैरह या इस तरह की टेक्नोलॉजी की जो एडवांस चीजें हैं, जो हमारी रिसर्च है, जो हमारा काम है, वो हम चाइना को नहीं देंगे, ठीक है। उसके ऊपर सैंक्शंस लगी, चाइनीज फर्म्स के ऊपर सैंक्शंस लगना स्टार्ट हो गई, और उनको जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हो गया। और साथ में जो है उसको क्या कहा गया जी कि भाई ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है लेने की कोशिश की गई है कि भाई वो भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी चीजें चोरी कर रहे हैं तो हमारा राइट है पूरे का पूरा। इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या है जी, वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ये जो इंटरडिपेंडेंस थी, इंटरडिपेंडेंस आईआर के अंदर थ्योरी है जिसका मतलब है एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर इन्हिसार करता है। ऐसा ही है जैसे हम दूसरे ममालिक के ऊपर इन्हिसार करते हैं, वैसे ही चाइना का अमेरिका के ऊपर, अमेरिका का चाइना के ऊपर इन्हिसार था। अगर चाइना बना रहा था तो उसका इन्हिसार ये था कि अब इसको मैं अमेरिका भेजूं, और वहां पे क्योंकि कंज्यूमर मार्केट है, समझ रहे हैं, तो ये इन्हिसार है। तो ये जो इन्हिसार था, इंटरडिपेंडेंसी थी, इसको वेपनाइज्ड कर दिया, ठीक है। इसको एक हथियार, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया कि देखो भाई अब चाइना की तो मजबूरी है कि उसने हमें चीजें बेचनी है, तो चलो उसकी चीजों के ऊपर टैरिफ लगाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है। यही काम फिर चाइना ने यूएस के साथ किया कि भाई देखो अगर एप्पल फोन्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है, या उनकी इंडस्ट्री की चीजें आती हैं तो वो यहाँ पे जरूरत है, तो लोग तो लेंगे ही लेंगे, तो इनके ऊपर भी टैरिफ लगाते हैं। तो ये वेपनाइज्ड हो गया सिस्टम, ठीक है, ट्रेड का, फाइनेंस का, टेक्नोलॉजी का, तो हर एंगल जो इसका बनता था, ठीक है, उसके अंदर जो है इसको वेपनाइज करने की कोशिश की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी। इससे जो स्टेट्स थी उनके ऊपर क्या असर हुआ जी, स्टेट्स ने क्या किया जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है वो अपनी बनानी स्टार्ट कर दी कि भाई अब हम कैसी पॉलिसीज बनाएं जो प्रो चाइना हो, प्रो अमेरिका हो, किस तरह की पॉलिसीज बनाएं, उनके लिए मुश्किल हुआ, ठीक है। जिसके अलावा सब्सिडीज वगैरह जो है उसके थ्रू चीजों को मैनेज किया गया स्टेट्स के अंदर या चाइना के अंदर, ठीक है। डिफेंसिव ट्रेड मेजर्स जो है वो लिए गए हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो इस तरह के मामला जो है वो दुनिया के अंदर स्टार्ट हो गए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसके जो कोर प्रिंसिपल्स थे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि भाई आप ये नहीं देखेंगे कि भाई ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सा, बल्कि आप ट्रेड करने देंगे, ट्रेड सबके लिए है तो सभी करेंगे। लेकिन उन पॉलिसीज के खिलाफ फिर जो है ये सारे का सारा सिलसिला बिल्ड हुआ, और किस नाम पे हुआ, नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, ठीक है। चाहे अमेरिका ने किया या चाइना ने किया, नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कि भाई हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। क्योंकि जाहिर बात है आज नेशनल सिक्योरिटी, फिर वहीं पे आ जाती है बात कि जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी का थ्रेट है। हमने देखा ना 1990s के बाद से जो ह्यूमन जो सिक्योरिटी थी उसको प्राइमरी किया गया, तो जाहिर बात है इकोनॉमी डायरेक्टली ह्यूमन से जुड़ी है, तो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, माशी अदम इस्तेहकाम जो है वो थ्रेट है।
सो अमेरिका ने तो उसको समझा हुआ है कि भाई हमारी सिक्योरिटी डायनेमिक्स का ये हिस्सा है, सो इसलिए उसने कहा कि भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो इसलिए जो है हम इसको काउंटर करना स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद मजीद क्या इसके असरात हुए जी, फ्रेगमेंटेशन एंड ब्लॉक बेस्ड ट्रेड स्टार्ट हो गई, तकसीम पैदा होना स्टार्ट हो गई, चाइना की अपनी सप्लाई चेन, अमेरिका की अपनी सप्लाई चेन, वो जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था जो दोनों मिलके चला रहे थे, अब वो जो है उसके अंदर जो है वो चीजें बदलना स्टार्ट हो गई। जैसे कि यूएस ने जो है वो चिप रिलेटेड एक्सपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया कि भाई उधर नहीं जाएंगी, ठीक है जी, फ्रेंड शोरिंग का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड शोरिंग का एक टर्मिनोलॉजी है कि भाई जिसका पर्पज ये है कि आप अपने ही दोस्तों से लेंगे या उनको देंगे, और वो ममालिक जैसे चाइना है या जैसे नॉर्थ कोरिया है या जैसे पाकिस्तान इवन है कि उन ममालिक से फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे इस तरह की सेंसिटिव चीजों की, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो फिर उसके लिए टर्म यूज की जाती है फ्रेंड शोरिंग, ठीक है, अपने ही दोस्त ममालिक से आप परचेज करेंगे। तो अमेरिका ने ये काम स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए, जिसका पर्पस क्या था कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो है वो वहां पे पॉलिटिक्स को इंटेंसिफाई किया कि भाई यहाँ पे हम इसको ओपन रखना चाहते हैं, चाइना इसको कंट्रोल करना चाहता है, ये नैरेटिव बिल्ड किया, और वहां पे भी अलायंसेस बना के चाइना को काउंटर करने की कोशिश की गई और वहां पे सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करने की कोशिश की गई है। और फिर क्या हुआ जी, प्रोडक्शन जो है उसको शिफ्ट किया गया चाइना से, ठीक है, कि पहले वो सारी प्रोडक्शन जो अमेरिकन कंपनीज एक जमाने में एक एक करके चाइना आती रही, चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने उन्हें फैसिलिटेट किया, उन्होंने वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए, चाइना की इकोनॉमी को खड़ा किया। अब उनके ऊपर जब सैंक्शंस जब चाइना अमेरिका की तरफ से लगी तो फिर उन्हें यहां से मूव होना पड़ा, बांग्लादेश जाना पड़ा, इंडिया जाना पड़ा, पाकिस्तान जाना पड़ा, ये बाकी ममालिक जो मैक्सिको जाना पड़ा, तो उनको शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, चाइना ने आगे से क्या रिस्पॉन्ड किया जी, उसने अपने जो ताल्लुकात थे साउथ साउथ ट्रेड के स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिए कि भाई अब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, नई मार्केट्स को तलाश करना, और नई मार्केट्स जो है वो साउथ अमेरिका हो सकती है, अफ्रीका हो सकती है, साउथ चाइना के अंदर हो सकती है। तो वो क्या है, बेसिकली वो साउथ साउथ ट्रेड है। उसके अंदर जो है उन्होंने फिर कॉरिडोर्स बनाए, फिर पूरा एक सिलसिला जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, और बेसिकली ये कोल्ड वॉर स्टाइल ब्लॉक्स जो है बनना स्टार्ट हो गए कि अमेरिका और जो है चाइना। तो अब 2025 में आप देखें तो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका कि भाई अमेरिका अपनों को कह रहा है कि आप अगर मेरे साथ ट्रेड करोगे तो आप चाइना के साथ नहीं कर सकते, चाइना कह रहा है अगर आप मेरे साथ करोगे तो आप अमेरिका के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको जो है वो अब आगे उसी ट्रेड वॉर पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाया जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा पार्शियल डीकपलिंग इन सेंसिटिव सेक्टर्स, डीकपलिंग का मतलब होता है जोड़ जो बना हुआ था, कपल जो बना हुआ था उसको तोड़ देना, ठीक है। तो डीकपलिंग स्टार्ट हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, कुछ की पार्शियल जो सेंसिटिव टूल्स थे उनको जो है दूर किया गया चाइना से, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो वहां से खत्म कर दिए, उसको नहीं दिए। टेलीकॉम के सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें, एआई के अंदर डिफेंस रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग थी इसके ऊपर पाबंदियां लगाना स्टार्ट कर दी कि भाई अब इसको ऐसे करना है कि ये चाइना तक ना पहुंचे, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इनको चाइना तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर किया। रेगुलेटरी डाइवर्जन स्टार्ट कर दी, ठीक है जी, रेगुलेशन के अंदर जो है वो नए एक्ट पास करके उनको नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ डेटा जो है उसको तय किया कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, किस तरह से साइबर सिक्योरिटी 5G, तो हर चीज के अंदर प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप किया कि भाई अब ये चीजें कम से कम मेरे तहादों तक पहुंचेंगी, लेकिन मेरे दुश्मन तक नहीं पहुंचेंगी, मेरे राइवल तक नहीं पहुंचेगी, चाइना तक वो नहीं पहुंचनी चाहिए। तो एक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो उसको शिफ्ट किया गया, ठीक है। फिर देखिए डिजिटल करेंसी जो है उसके अंदर इसी तरह से जो है वो कोशिश की गई कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो तो किसी कंट्रोल में नहीं है, तो उसके ऊपर जो है काम किया गया, तो बहुत कोशिश की गई। नेक्स्ट क्या है जी, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। अब ये जो राइवलरी स्टार्ट हुई 2018 में, इसका क्या असर पड़ा सप्लाई चेन के ऊपर। एक तो फ्रेगमेंटेशन हुई कि भाई चाइना की अपनी सप्लाई चेन डेवलप होना स्टार्ट हो गई, अमेरिका की अपनी, समझ गए। तो अब उसके ऊपर फिर क्या हुआ जी, अब उसमें पहला ये हुआ कि जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजों को शिफ्ट किया। अब ये दो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि जब आपको चीज जरूरत होगी तो आप तभी उसको मंगवाएंगे, आप पहले से स्टॉक नहीं रखेंगे। लेकिन जस्ट इन केस का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास स्टॉक मौजूद है, इन केस अगर आपको अचानक से जरूरत आ जाती है, डिमांड आ जाती है, तो आप उसको पूरा करेंगे। तो पहले खुली जो है मार्केट्स थी, सामान आ रहा था, जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, ठीक है, जस्ट इन केस के हिसाब से गोदाम्स भरे हुए थे अमेरिका के अंदर चाइनीज गुड्स के, और उसे सेल किया जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब टैरिफ लगा, जब डीकपलिंग हुई, तो उसके तौर पे क्या हुआ जी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई कि अब जब आपको जब जो चीज चाहिए आप उसी टाइम पे मंगवा रहे हो, कोई स्टॉक नहीं है, तो उससे भी कंपनीज, बनाने वाली कंपनीज को इतना फायदा नहीं हो रहा,
ठीक है, और सेल वालों को जो है बस वो जो जब चीज चाहिए ऑर्डर देंगे और वो सेल करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि उससे भी बहुत बड़ी प्रोडक्शन के ऊपर असर पैरा, या खास करके कोविड-19 के बाद जो है, या रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि भाई अब हमें को बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखना चाइनीज चीजों का, बस जो चीज जरूरत होगी हम वो मंगवाएंगे, दैट्स इट, उसे यूज करेंगे। ठीक है, और जो हैवी डिपेंडेंस थी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या किया जी, उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिस्क जो है इसको देखा और इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया। अमेरिका ने जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिया, उसको रिड्यूस किया एक रिस्क फैक्टर के तौर पे। पॉलिसी रिस्पांस क्या आया, रीशोरिंग। रीशोरिंग की पॉलिसी बनाई गई है कि भाई ब्रिंगिंग इंडस्ट्री बैक होम, कि वो जो पहले अमेरिकन ने बहुत बड़ा पैसा लगाया था चाइना के अंदर, अब उनको ये कहा गया कि हम आपको जहां पे फैसिलिटेट करेंगे, आप वो फैक्ट्रीज वापस अमेरिका में लेके आ जाएं। रीशोरिंग होना स्टार्ट हो गई। समंदर से दूर जब जाते हैं तो ये समंदर पार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, समंदर पार फैक्ट्री लगी हुई है तो वो शोर है, ठीक है जी, ऑफ शोर वो हो गया, तो अब उसको वापस लेके जा रहा है, तो रीशोरिंग जो है वो हो गई। और नियर शोरिंग, या फिर जो है वो अपने आसपास के ममालिक में उन्होंने इसको, जैसे मैक्सिको वगैरह, वहां पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, बजाय इसके कि आप अमेरिका में जो है ये अपने नेबरिंग कंट्रीज में दें। ठीक है, इसको कर दिया। इससे क्या हुआ जी, नए पार्टनर्स जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, एशियान के कंट्रीज हो गए, इनको फैसिलिटेट किया गया कि भाई आप इन कंट्रीज में जाएं, चाइना की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, ये भी इसके ऊपर हुआ। ठीक है जी। रिपेंडेंसी इंस्टेंट ऑफ प्योर एफिशिएंसी, ठीक है, कि वो जो प्योर एफिशिएंसी जो एक पूरा प्रॉपर सिस्टम चल रहा था, अब उसको जो है कंट्रोल कर लिया गया, और फर्म्स जो है उसने मेंटेन किया जी मल्टीपल सप्लाई और प्रोडक्शंस वगैरह को, और उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इससे बढ़ना स्टार्ट होगी दोनों साइड पे ही, तो दोनों साइड का ही जो है वो नुकसान हुआ कि प्रोडक्शन कॉस्ट, खास करके अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, पहले भी ज्यादा थी तभी वो चाइना की तरफ आए थे, तो ये जो है सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो एफटीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, उसको जो है रीडायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो चाइना के अंदर आ रही थी, अब चाइना ने उसको अपने ही नाम पे दूसरे ममालिक में भी स्टार्ट कर दिया कि भाई आप वहां करें, वहां की पाबंदियां नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड चिप वॉर इसी का हिस्सा है, ठीक है जी, जिसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो उसके अलावा क्या हुआ जी, जो कोर ग्राउंड थे खास करके 2020 के बाद से, वो टेक्नोलॉजी वॉर स्टार्ट हो गई, तो इसलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस किया गया, और हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है, हाई एंड टेक्नोलॉजी या कटिंग एज टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं, उसके ऊपर खास करके कंट्रोल बिठाया गया। अमेरिका में जो है चिप एक्ट पास हुआ कि भाई कुछ भी हो जाए, कम से कम ये एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी शक्ल में अमेरिका के अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए। स्मगल तो हो रही है लेकिन लीगली वो नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी वैसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स जो इन सब टेक्नोलॉजीज की जो है वो जड़ है, ठीक है, तो जो स्टार्ट है इसका, तो उसको जो है कंट्रोल किया गया। एआई टेक्नोलॉजीज को जो है कंट्रोल किया गया कि भाई इनको वहां पे नहीं जाना चाहिए, यानी इनकी जो टेक्नोलॉजीज की जो पीछे की जो चीजें हैं, जाहिर बात है जो बिल्ड इन चीजें, वो वहां पे नहीं पहुंचनी चाहिए। और उसके ऊपर क्या किया जी, कंट्रोल किया गया, एक्सपोर्ट कंट्रोल, ठीक है, उन्हें वहां पे भेजने से कंट्रोल किया गया। और अपने जो इत्तेहादी थे, जापान, नेदरलैंड, साउथ कोरिया, ताइवान, इनको दिया गया, और इनको भी साथ में इंश्योर किया गया कि आप किसी भी सूरत में जो है ये चाइना को नहीं देंगे। इस टाइम पे सबसे ज्यादा फैब हाउसेस जो है सेमीकंडक्टर जो चिप्स बनाते हैं वो ताइवान के अंदर हैं, और वो अमेरिका के हैं। इसीलिए अमेरिका जो है वो ताइवान को एक डिफरेंट एंगल से देखता है कि भाई वो चाइना का हिस्सा नहीं है और हम उस पर चाइना का कब्जा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस जो है वो चाइना ने इसके बदले में स्टार्ट कर दिया। चाइना ने अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी दी, और उसने R&D के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, यानी बहुत बड़ा पैसा चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया कि हम किस तरह से जो अमेरिकन बना रहे हैं उसको चाइनीज भी बनाना स्टार्ट कर दें। लेकिन फिलहाल उन्हें इतनी ज्यादा कोई कामयाबी नहीं मिली। वो बना रहा है लेकिन उस लेवल की चीजें नहीं बना पा रहा, ठीक है, जो है वो निविडिया बना रही है या AMD बना रही है, तो उस लेवल की चिप्स जो है या सेमीकंडक्टर्स वो नहीं बना पा रहा इतनी रिसर्च के बाद भी। तो पैसा लगा रहा है, इवन आपने देखा वो उनके इंजीनियर्स को अगवा करने की कोशिश की गई, या उनको अगवा करके भाई बताओ वो जो बना रहे हैं वो यहाँ बनाओ, इतना पैसा लगाया, वहां के एक्सपर्ट्स को बुलाया, लेकिन अभी तक फिलहाल कामयाबी नहीं मिली। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर खास करके जैसे गैलियम है, जर्मेनियम है, इनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस कर दी, इनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो है वो किसी तरह से अब जो है वो अमेरिका के पास ना पहुंचे, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना ये बन ही नहीं सकती मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, AI है, या जो भी है, सबके अंदर जो है वो बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स यूज होते हैं, और वो 90% जो है वो किसके पास है, वो चाइना के पास है। तो चाइना ने उसके बदले में जो है उनके ऊपर पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दी कि अब अगर वो हम तक टेक्नोलॉजी नहीं आने देंगे तो हम इनवर्स में क्या करेंगे जी, हम उनके पास ये क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो नहीं पहुंचने देंगे, तो बना ही नहीं सकेंगे। इसलिए फिर जो है आपने देखा उन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी डील की, इसलिए यूक्रेन के साथ डील की कि भाई अब वहां से मुझे लेके आने हैं अगर चाइना नहीं देगा। ठीक है, सप्लाई चेन इंप्लीकेशंस क्या हुई जी, बॉटल नेक जो है
यानी कि बिल्कुल इतना रिस्क पैदा हो गया कि हर चीज जो उसको इंतहाई कंट्रोल किया गया, ठीक है, एडवांस चिप्स को या रेयर अर्थ मिनरल्स को कि भाई इंतहाई टाइट कर दिया कि किसी भी शक्ल में जो है कोई भी सप्लाई चेन, कोई भी जो है ना, ऐसा ना हो कि चीजें जो मना की हुई हैं चाइना तक पहुंच जाए, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और इसके अलावा पोटेंशियल जो है वो टेक बाइफर्केशन हो गई, इसके अंदर भी तकसीम पैदा हो गई, चाइना की टेक्नोलॉजी और अमेरिका की टेक्नोलॉजी, और फिर अपने अपने जो है वो इकोसिस्टम्स डेवलप किए गए, ठीक है। यूएस ने अपने एलाइज के साथ, इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है वो डेवलप किए, और चाइना ने जो है वो अपना इन्हिसार स्टार्ट कर दिया, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना स्टार्ट कर दिया। और जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके लिए ये जो है एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, ये जो सप्लाई चेन टूटी है, ठीक है, उनके लिए जो है वो चॉइस बनी है कि भाई अब जो है वो एक से भी फायदा ले, दूसरे से भी ले, या वो फैसिलिटेट करे जैसे इंडिया को फायदा हुआ कि अमेरिका वहां पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई वहां पे आप हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो वो पहले चाइना में बनते थे, तो अब जाहिर बात है इंडिया को फायदा हो रहा है, तो इंडिया थर्ड पार्टी के तौर पे अपना फायदा ले रहा है। इम्पैक्ट ऑन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, इसका जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर अगर हम देखें क्या असर है, डब्ल्यूटीओ के ऊपर या आईएमएफ के ऊपर जो है उसके असरात क्या हैं, क्योंकि ये जो डब्ल्यूटीओ है या आईएमएफ है ये बेसिकली ये अमेरिकन बेस ही है, ठीक है, और इनके ऊपर अमेरिका का ही कंट्रोल है। और जिस टाइम ये बनाए गए थे, जैसे आईएमएफ ब्रिटेन वुड्स के तहत 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया, तो तब वो जो है वो एलाइड पावर्स जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की विनर थी एक तरह से, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, और अमेरिका का शेयर यहाँ पे ज्यादा है, फंडिंग उसकी ज्यादा है। डब्ल्यूटीओ भी जो है वो अमेरिका ने ही बनाया, क्योंकि उस टाइम पे उसकी ट्रेड ऊपर जा रही थी, तो उसने अपने फायदे के लिए जो है क्या किया जी, डब्ल्यूटीओ को डिजाइन कर दिया कि भैया अब हम पूरी दुनिया को प्रेशराइज करके लेके आएंगे अपनी फ्री ट्रेड के लिए, ताकि चाइनीज गुड्स पूरी दुनिया, सॉरी अमेरिकन गुड्स जो है पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे। और उन्होंने उसके लिए क्या किया जी, एक इंस्टीट्यूट बनाकर उसका सहारा लिया, और कहा यह गया कि हम पूरी दुनिया की ट्रेड को इंटीग्रेट करेंगे, पूरी दुनिया के लिए प्रैक्टिसेस होंगी। लेकिन अब जब खुद पे पड़ी है तो फिर उन्होंने जो है वो इसी के अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो गए कि भाई ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, और नई नई चीजें स्टार्ट कर दी हैं। डब्ल्यूटीओ पैरालिसिस एंड साइड स्टेपिंग, अब हम क्या देख रहे हैं जी, डब्ल्यूटीओ जो है बेसिकली वो इस टाइम पे बिल्कुल खामोश तमाशाई है, क्योंकि तो वैसे भी अमेरिका के कंट्रोल में था, तो अब वो इस साइड पे हो गया कि भाई ठीक है आप लोग लड़ो, मुझे बीच में ना लाओ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो वो जो उसने रूल्स बनाए थे, सब कुछ किया था, रूल बेस्ड ऑर्डर है, फ्री ट्रेड है, तो वही फ्री ट्रेड के ऊपर जब कतगन लगी तो यूएस जो है वो चुप हो गया। जो डब्ल्यूटीओ है कि भाई अब अमेरिका के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल सकता, जाहिर बात है उसका स्ट्रक्चर उसी ने तो बनाया हुआ है। और यूएस और चाइना जो है उन्होंने एक्यूज किया एक दूसरे को, ठीक है जी, ब्रीच करने के लिए डब्ल्यूटीओ की स्पिरिट, कि अमेरिका ने कहा कि भाई आपने डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉस को नहीं माना, और उसके अकॉर्डिंगली आपने चीजों को सब्सिडाइज किया, कंट्रोल किया, अपनी जो करेंसी है उसको डाउन कर लिया, ठीक है। करेंसी डाउन पे भी आपको पता है बहुत फायदा है, जैसे अब लेट सपोज पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो अगर हम कहते हैं 280 का है, तो पाकिस्तान अगर से जबरदस्ती जो है वो लेके आता है 200 रुपए पे लेके आ सकता है, उसके लिए उसे क्या करना होगा, एक्सचेंज रेट्स को जो है वो कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब जो स्टेट है वो लिबरलाइजेशन की जगह कंट्रोल पॉलिसीज की तरफ जाएगी, तो लेके तो आ सकती है। अब उससे क्या होगा कि जब हम पैसा वापस करेंगे तो अभी हमें $1 के बदले में 280 रुपए वापस करना पड़ रहे हैं, फिर 200 वापस करना पड़ेंगे। इसी तरह से जब हम बाय करेंगे तो उसके ऊपर भी उसका असर आएगा, हम कम पैसे देके ज्यादा चीजें बाय करेंगे क्योंकि डॉलर नीचे आया हुआ है। तो चाइना भी यही करता है कि यिन की प्राइसेस को वो कंट्रोल करता है, ठीक है, जब उसने बाय करना होता है तो उसके बदले में जो है उसे कम पे करने पड़ते हैं। तो ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनको अनफेयर प्रैक्टिसेस बोला जाता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, और हकीकत में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छा इसके ऊपर इल्जाम लगाता है, इस तरह से जो चाइना है वो आगे से अमेरिका के ऊपर लगाता है कि भाई तुमने जो है वो टैरिफ लगाए हैं, तुमने सब कुछ किया जो डब्ल्यूटीओ की स्पिरिट के खिलाफ है। दूसरे एक दोनों को जो है वो क्या करते हैं जी, एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल सब्सिडी, चाइना के ऊपर क्या इल्जाम है कि भाई आप इंडस्ट्रियल सब्सिडीज देते हो, क्योंकि वहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म है, स्टेट जो है कंट्रोल करती है, तो इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देके सस्ती चीजें बनवाना। अब सब्सिडीज क्या दें, लेट सपोज एक इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है अगर वो बहुत ज्यादा बन रही है, सपोज करें, फिर एग्जांपल है शर्ट की लेते हैं, 500 की एक शर्ट है, ठीक है। अब 500 की एक शर्ट है और इसके ऊपर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर पड़ रही है 400 रुपए या 450 रुपए, तो 500 की वो बनेगी या सेल होगी आगे। लेकिन अगर आप इसकी प्राइस को कम करना चाहते हैं तो आपको फैक्ट्री ये कहती है कि भाई देखो मेरी तो कॉस्ट इतनी ज्यादा है, 400 450, मेरा बिजली का बिल इतना, गैस इतनी, लेबर कॉस्ट इतनी, मशीनरी इतनी, आपको टैक्स इतनी दे रही हो, तो वो कहे ठीक है भाई मुझे टैक्स ना दो, ठीक है, या जो तुम्हें जो मैं बिजली सप्लाई कर रहा हूं उसमें मैं तुम्हें सब्सिडी देता हूं कि तुम्हारा बिजली का बिल आधा हो जाएगा। तो जब उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है जी, तो उसके इंजन के तौर पे अगर यहाँ पे उसे 300 पड़ते हैं तो वो 400 में सेल कर सकता है, तो कंपटीशन बैलेंस हो जाएगा। तो चाइना इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, ये इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर, ये उसका स्टेट स्पॉन्सर जो है कैपिटलिज्म है। जबकि अमेरिका में ऐसा पॉसिबल नहीं है, भाई ये बिजनेस है, आप कर रहे हो, टैक्स दो,
और ये आपकी कॉस्ट पड़ रही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है कि यहाँ पे सब्सिडीज कम ही है, यूजर्स को दी जाती है लेकिन इंडस्ट्रीज को कम ही दी जाती है। स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस जो है उनको कहा गया कि भाई आप उनको प्रिविलेजेस करते हो कि आपको जो है रियासती इदारे जो हैं, जो रियासत जैसे पीआईए को चला रही है, तो क्या कर दीजिए कंपटीशन को बिल्ड करने के बजाय अब बाकी सब एयरलाइंस का अगर टिकट जो है वो कहीं 50,000 रुपए है तो पीआईए का 30,000 कर दे, बाकी सब्सिडीज दे दे ताकि सारे कस्टमर्स यहाँ पे आए कि यार चीप है, समझ रहे हैं, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे दे, स्टेट के कंट्रोल में है। तो फिर क्या हो, जो बाकी एयर ब्लू है या जो बाकी फ्लाई जिना है या और कतर है, जो भी है, तो उनको क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा कि यार ये क्या बात हुई, आप तो हुकूमत का कंट्रोल है तो उसने सस्ता तो कर दिया, हम तो नहीं कर सकते, हमारी तो कॉस्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है फिर क्या होगा, लॉस होगा। तो ये चाइना जो है ये काम करता है कि प्रिविलेजेस जो है उनको दे रहा होता है। इसके अलावा कोई ऐसी प्रैक्टिसेस करता है कि जिसमें जो है वो चीजें सामने नहीं है, उपयोग प्रैक्टिसेस हैं, कुछ छुपी हुई अब ये तो वो चीजें जो सामने आ गई है ना, जाहिर बात है। इसके अलावा वो जो कुछ करता है वो मुबहम है, हमें क्या पता कि वो किस तरह से चीजों को कंट्रोल करके चीप बना रहा है, क्या कर रहा है, अमेरिका का ये मानना है। तो यूएस जो है उसने क्या किया जी, उसने यूनिलैटरल टैरिफ जो है वो इंपोज किया और ब्लॉक करने की कोशिश की अपॉइंटमेंट्स को, डब्ल्यूटीओ की एपलेट बॉडी को, कि भाई किसी तरह से ये जो है वो मेरे खिलाफ ना बोले, ठीक है। और डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को उसने जो है नुकसान पहुंचा दिया कि भाई जब चाइना ने वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशन दी कि देखो भाई अमेरिका क्या कर रहा है, तो उसने क्या किया जी, उसने वो जो उसकी बॉडी थी जिसने एक्चुअली में डिस्प्यूट सुननी थी उसी को पैरालाइज कर दिया कि भाई वो सुन ही ना सके। तो इस तरह की हरकतें जो है वो अमेरिका भी करता है। तो इसके अलावा जो डील्स थी अगर हम देखें, फिर डब्ल्यूटीओ जो है वो तो एक किस्म का पैसिव हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो मेजर पावर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया, और पुराने जमाने में या 19 से पहले के जमाने की पॉलिटिक्स पे हम वापस चले गए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि जिसका जो है ना, जिसकी जितनी पावर है, जितनी इन्फ्लुएंस है, वो उतना ही अपने अलायंसेस बना के फायदा लेगा। कि अब जब पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है जो डब्ल्यूटीओ उसको कंट्रोल करता है, जब उसके थ्रू फायदा ना हो सके तो फिर आप रीजनल अलायंसेस बनाएंगे। जैसे अगर एससीओ है, लेट्स सपोज, तो जाहिर बात है एससीओ में चाइना के रूल्स चलेंगे, चाइना जो भी बनाए, ना डब्ल्यूटीओ कुछ कह सकता है ना अमेरिका कुछ कह सकता है। सार्क है, हम जो मर्जी बना लें, ठीक है। तो इस तरह के रीजनल जो आपस में जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए, ठीक है जी। तो उन ट्रेड एग्रीमेंट्स को क्या हुआ जी, रीजनल ट्रेड डील्स जिसके अंदर अमेरिका का मलदखल नहीं था, वहां से फायदा उठाने की कोशिश की। और यूनिलैटरल और प्लूरलिस्टिक सैंक्शंस जो है वो उसके ऊपर उसने कोशिश की कि किस तरह से एक्सपोर्ट कंट्रोल करे, और एक साइड से ही एकतरफा जो है चीजों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इसका असर क्या हुआ कि डब्ल्यूटीओ जो है वो कमजोर होना स्टार्ट हो गया, और सेंट्रल रेफरेंस जो है वो ग्लोबल ट्रेड का वो खत्म हो गया कि भाई हर चीज सेंट्रलाइज है, ट्रेड सेंट्रलाइज, ट्रेड की पॉलिसी सेंट्रलाइज, पूरी दुनिया जो ट्रेड करेगी, ठीक है, वो सारी डब्ल्यूटीओ के अंडर करेगी, उसके लॉज के अकॉर्डिंगली करेगी, उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, वो चीजें खत्म होना स्टार्ट हो गई। तो जो छोटे कंट्रीज थे उसको भी इसका फायदा हुआ। जाहिर बात है छोटे कंट्रीज वैसे भी जो है वो फ्री ट्रेड को फायदा भी है उनका, लेकिन नुकसान भी है। फ्री ट्रेड अगर वो करेंगे तो बड़ी कंट्रीज जो है वो उनको ज्यादा फायदा है, छोटे कंट्रीज को इतना फायदा नहीं होता जब तक वो चीजों के ऊपर कंट्रोल ना रखें। अच्छा, आईएमएफ एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस, उसके ऊपर इसका असर आया, जो राइवलरी है उसके ऊपर आया असर। क्या हुआ जी कि जो आईएमएफ है या ग्लोबल जो फाइनेंसिंग की बॉडीज है, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक हो गया या बाकी जो चेन्स हो गई, उनके ऊपर भी इसका असर आया कि अमेरिका ने वहां से भी चीजों को कंट्रोल स्टार्ट कर दिया कि भाई आप इनके साथ काम नहीं करेंगे, यानी जो चाइनीज सप्लाई चेन है, चाइनीज इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ आप काम नहीं करेंगे। तो चाइना के लिए वो भी एक चैलेंज बना, लेकिन चाइना ने अपने डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। तो वो भी जो फाइनेंशियल गवर्नेंस थी उसको भी इस टाइम पे हम देख रहे हैं और डीकपल हो गई है, और वो भी अपनी अपनी बन रही है, ठीक है। चाइना जो है उसने अपना जो है वो बैंक बना लिए कि भाई हम अपने पे रिलाई करेंगे बजाय इसके कि हम अमेरिका को देखें, ठीक है जी। तो राइवलरीज जो है उसने क्या किया जी, उसने आईएमएफ को और ग्लोबल फाइनेंस को भी नुकसान पहुंचाया। और यूएस जो है वो क्योंकि डोमिनेट कर रहा है आईएमएफ के अंदर और ग्लोबल फाइनेंस के अंदर, तो फिलहाल तो चाइना की इतनी पावर नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा ग्लोबल सिस्टम डिजाइन करे। सिर्फ बीआरआई के लिए उसने अपना बैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो बीआरआई के प्रोजेक्ट्स हैं या जैसे सीपैक पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर इसको मैनेज नहीं कर सकता। तो ग्लोबल लेवल पे यही इंस्टीट्यूशंस पावरफुल हैं, और इसमें जो है वो वोटिंग पावर जो है वो अमेरिका के पास ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से क्रॉस जो सेक्शंस आते हैं बीआरआई के लोन्स के या एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, अब जैसे श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, पाकिस्तान जैसे मुल्क भी जो है ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, तो अब ये आपको पता है कि इनके ऊपर भी काफी ज्यादा फिर प्रेशर आया, ठीक है। लेकिन अब इनको अल्टरनेट भी, जैसे अब चाइना से हम फाइनेंस ले लेते हैं तो फिर आईएमएफ जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा सख्ती कर देता है, समझ गए। तो इस तरह से फिर ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो ग्लोबल साउथ के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न डोमिनेटिव जो आईएमएफ प्रोग्राम्स हैं
उनको देखा गया, और चाइनीज जो है उसके बदले में फिलहाल तो अभी तक नीचे ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर जाएंगे। तो अभी तक वेस्ट जो है वो ग्लोबल फाइनेंस पे डोमिनेट कर रहा है, और उसको उसने भी वेपनाइज कर दिया। ठीक है, रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ जी, फ्रेगमेंटेड डेट रिजीम्स, कि पहले अगर एक ही इदारा यानी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ही पूरी दुनिया की हेल्प करता था, जिसको चाहिए होते थे ट्रेड के लिए, ठीक है, सप्लाई चेन को मैनेज करता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब तकसीम पैदा हो गई, अब चाइनीज अपने और जो है वो वेस्टर्न रूल्स अपने, तो न्यू रूल्स जो है सोवरेनिटी के वो डिजाइन होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल साउथ, इसका जो ग्लोबल साउथ है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आया कि ग्लोबल साउथ के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी बनी और कुछ चैलेंजेस भी बने। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज क्या बनी, वहां पे उन्होंने एक तो डाइवर्सिफाई किया इन्वेस्टमेंट को और मार्केट एक्सेस को, डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट साइड पे ले गए। जैसे कि चाइनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है बीआरआई का, उसको उन्होंने वेलकम किया, और इसी वजह से चाइना जो है वो उसने ग्लोबल साउथ में बहुत तेजी के साथ जो है ये अपने प्रोजेक्ट्स फैलाए कि भाई अब अमेरिका अगर वेपनाइज कर रहा है तो उसने फिर इस तरह से कोशिश की। इसके अलावा यूएस और ईयू जो है उन्होंने डी रिस्किंग स्ट्रेटेजीज अपनाई और कोशिश की कि भाई इन मुल्कों के अंदर जो है इनको अपनी पॉलिसीज के हिसाब से लेके चला जाए। इसकी प्राइम एग्जांपल आप पाकिस्तान ले लें। ठीक है, अब पाकिस्तान में भी ये ग्लोबल ट्रेड वॉर ही बेसिकली लड़ी जा रही है, जो कि अभी तक फिलहाल इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में हमें इसके असरात नजर आएंगे अगर हम जो है वो चीजों को मैनेज ना कर सके। कैसे कि चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सीपैक पे यहाँ पे उसने फंडिंग की, सब कुछ किया, लेकिन जो है अमेरिका के पास जो ग्लोबल जो कंट्रोल है आईएमएफ का बाकी चीजों का, तो वो उसके थ्रू अपनी चीजें मनवाता है हमसे। ठीक है, तो हम उसके हाथों भी मजबूर हैं। तो ऐसे जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उनके लिए चीजें मुश्किल हो गई, अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हो गई। ठीक है, कि जब जैसे सी पैक अगर वो यहाँ लेके आया है चाइना, तो इसीलिए लेके आया कि अच्छा है भाई मैं इसको कंट्रोल करूं, बजाय इसके कि अमेरिका इसको कंट्रोल करे। तो जैसे वियतनाम है, इंडिया है, बांग्लादेश है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, इन कंट्रीज में जो है चाइना ने अपने आप को फैलाना स्टार्ट कर दिया और डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या अमेरिका ने जो है वो यहाँ पे कोशिश की कि इनको अपने कंट्रोल में रखना स्टार्ट कर दे, तो ये भी यहाँ पे जो है नुकसान हुआ। अच्छा, बार्गेनिंग पावर की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ जो है उसको एक ही फायदा हुआ कि अगर वो बैलेंस करे, क्योंकि ये बहुत कम कंट्रीज ने ये काम किया बैलेंस करने वाला। ठीक है, लेकिन बैलेंस का मतलब ये है कि अब जैसे लेट सपोज पाकिस्तान जो है, जैसे इंडिया माजी में पिछले 70 साल फायदा लेता रहा रशिया से भी, अभी भी ले रहा है, और अमेरिका से भी, क्योंकि जब अमेरिका जो है उसको के ऊपर प्रेशर डालता तो रशिया की तरफ भाग जाता, जब रशिया प्रेशर डालता तो अमेरिका की तरफ भाग जाता। तो दोनों ही उसे अपनी साइड पे लगाने की कोशिश करते और दोनों ही उसे फाइनेंस करते। अब इस टाइम पे फिलहाल पाकिस्तान की भी यही कंडीशन है। ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है जी, वो कोशिश कर रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में इसी तरह से बैलेंस बनाए और दोनों से फायदा ले। तो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं जी, वो बोथ साइड्स पे प्ले कर रहे हैं और उनकी कोशिश है दोनों साइड से जो है फायदा उठाया जा सके। अच्छा, रिस्क और वल्नरेबिलिटीज जो है वो इससे क्या पैदा हुई है, ये जो डीकपलिंग हुई है सारी, डेट और डिपेंडेंसी जो है इसका एक सिलसिला स्टार्ट हुआ कि जो कर्ज है आपने देखा अब पाकिस्तान के ऊपर कितना ज्यादा है, तो वो एक रिस्क फैक्टर के तौर पे है। डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के साथ बढ़ गई है क्योंकि हम उसके कर्जे के अंडर हैं। ठीक है, या आईएमएफ से अगर हम ले रहे हैं तो हम आईएमएफ की मर्जी के बगैर कोई बजट नहीं बना सकते, उसकी कंडीशंस को ना चाहते भी फॉलो करना पड़ता है, खास करके ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्रेशर और फोर्स्ड अलाइनमेंट जो है वो हमारे ऊपर आया, हमारे ऊपर भी है, या ग्लोबल साउथ के ऊपर भी है कि भाई आप इस ब्लॉक को ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, और वो प्रेशर अभी भी मौजूद है। ठीक है, 5G इक्विपमेंट जैसे हवावे है, ठीक है, इसके अलावा जो है जी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज हैं, या सिक्योरिटी टाइल्स हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो तकसीम एक दुनिया के अंदर हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक प्रेशर के तौर पे आई कि भाई ये इसको ज्वाइन करे, ये इसको करे, आपको ये फायदा, आपको ये फायदा। एक्सपोजर टू ग्लोबल शॉक्स, ठीक है, इसके अलावा जो ग्लोबल शॉक्स हैं, जैसे अब टैरिफ वॉर हो गई तो उसकी वजह से अभी आपने देखा कि महीना पहले जो है, जैसे आपने देखा कि पूरा क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना बड़ा जो है वो शॉक आया और लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूबे हैं। ठीक है, 19 बिलियन का बताया जा रहा है कि लॉस हुआ है, तो वो भी बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ट्रेड डील्स को लेके, इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर, और इकोनॉमीज नीचे जा रही हैं। नॉर्मेटिव और गवर्नेंस स्पिल ओवर्स हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो है वो कैपिटलिज्म वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो अपने अपने जो सिस्टम्स हैं गवर्नेंस के, यानी अमेरिका और चाइना, वो अपने इत्तेहादियों के ऊपर जो है थोपने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिटिकल एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, एवोल्यूशन की, तो इज दिस अ न्यू इकोनॉमिक कोल्ड वॉर? ठीक है, इसको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं गाय बगाए पिछले 3 साल से कि क्या ये एक नई जो है वो कोल्ड वॉर है, क्योंकि चाइना यही इल्जाम लगाता है कि भाई ये एक नई कोल्ड वॉर है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर लाइक एलिमेंट है क्या ये? तो ये कहा जा रहा है कि भाई हाँ, फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि शायद हमें वैसे ही लग रहा है, क्योंकि ये जो फ्रेगमेंटेशन है
ये जो तकसीम है चाइना और अमेरिका के बीच में, ये वही मॉडल है जो बेसिकली पहले जो है वो अमेरिका और रशिया के बीच में था, ठीक है। यानी सोवियत यूनियन एक साइड पे, चाइना एक साइड पे, सॉरी अमेरिका एक साइड पे, ठीक है। तो तब ये स्ट्रेटेजिक था, यानी सिक्योरिटी को लेके था, डिफेंस को लेके था, आज ये ट्रेड को लेके है। सिर्फ नाम बदले हैं ना, चीजें वही हैं और एक मुल्क बदल गया। आज उसी साइड पे अमेरिका खड़ा है और इस साइड पे रशिया की जगह जो है वो चाइना खड़ा है। पहले डिफेंस टाइम्स थी, आज डिफेंस को जो, क्योंकि तब जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स थे वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे। तब जो मिलिट्री सिक्योरिटी है या डिफेंस की सिक्योरिटी है उसी को सिक्योरिटी समझा जाता था, ऐसे ही है। लेकिन 1992 के बाद से मैंने आपको बताया था कि बैरी बजौन ने जो एक नई टर्म दी थी, ठीक है, जो डायनेमिक्स ऑफ सिक्योरिटी की है, ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जिसको हम कहते हैं, तो उसके बाद से चीजें बदलना स्टार्ट हो गई। तो अब ये भी सिक्योरिटी ही है, ये भी, अमेरिका तो इसको नेशनल सिक्योरिटी कहता है, तो चाइना की भी ये नेशनल सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की भी है सिक्योरिटी डायनेमिक के अंदर। सो अब जो है, अब ये चाइना के साथ स्टार्ट हो गई वॉर, तो अमेरिका अपने एलाइज को पकड़ रहा है, चाइना अपने एलाइज को पकड़ रहा है। अमेरिका अपने सिस्टम को बना रहा है, चाइना अपने सिस्टम को बना रहा है। अमेरिका जो है वो अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है साउथ के ऊपर, ग्लोबल साउथ के ऊपर, और चाइना अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि बेसिकली ये कोल्ड वॉर एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और एक साइड पे ये कहा जा रहा है भाई तब कम्युनिज्म था, आज एक साइड पे डेमोक्रेसी है जिसको अमेरिका कहता है रूल बेस्ड ऑर्डर है ये, ठीक है जी, ये रूल बेस्ड ऑर्डर है। और दूसरी साइड पे अथॉरिटेरियनिज्म है, या चाइना का जो कंट्रोल सिस्टम है। आज भी वही उसी तरह के कॉम्पिटिशन हमें लगे हुए हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी ड्रिवन इकोनॉमीज आज हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। और बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है जी अल्टरनेटिव फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम्स को, जैसे पहले कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो हमें वही देखने को मिल रहा है। अब की डिफरेंसेस क्या है कि अब शायद लग रहा तो है लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे यूएस और चाइना जो है वो फिलहाल डीपली जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। चाह के भी ये कोल्ड वॉर का सिनेरियो नहीं हो सकता, क्योंकि कोल्ड वॉर में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट खड़े थे, कोई कॉपरेशन नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे जब हम देखते हैं, अब देखें ट्रंप मजबूर होके उसने आखिर अगले एक साल तक, नेक्स्ट नवंबर तक जो है उसने टाइम दे दिया चाइना को। और ये जो बात हो रही थी, उससे पहले उसने 3 महीने का टाइम दिया, उससे पहले उसने 1 महीने का टाइम दिया। तो मुसलसल जो ट्रेड डील्स हैं वो यूएस और चाइना के बीच में हो रही हैं, जो ये बता रही हैं कि भाई जैसे अमेरिका सोचता है या खास करके जैसे ट्रंप सोचता है कि वो अपनी इकोनॉमी को अलग से बिल्ड करेगा चाइना के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं रहा। क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हम रह रहे हैं, इसके लिए हमें सालों चाहिए। अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को, अपनी सप्लाई चेन्स को बिल्ड करने के लिए बहुत मुश्किल है कि हमें टाइम लगेगा। सो इसलिए अमेरिका बार बार मजबूर होकर ट्रेड डील कर रहा है। अब उसके बदले में ऐसा नहीं है कि चाइना खुश है, चाइना की भी इंडस्ट्रीज जो है वो बेयर नहीं कर सकती इतने ज्यादा टैरिफ को, क्योंकि इतने टैरिफ चाइना अभी तक क्यों डोमिनेट कर रहा है, अपनी प्राइस की कमी की वजह से ना, अपनी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब टैरिफ की वजह से बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली जब एक चीज सस्ती पैदा हो रही है लेकिन आगे तो वो उसी रेट पे बिकेगी, तो चाइना का जो कॉम्पिटिटिव एज है वो खत्म हो जाएगा। जब उसका कॉम्पिटिटिव एज खत्म होगा तो चाइना, आप समझ लें, उसके लिए भी जो है वो सवाल शुरू है, उसके इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन वहीं पे अमेरिका जो रिलाई कर रहा है चाइनीज गुड्स के ऊपर, अगर वहां नहीं जाएगा तो उसका पब्लिक का प्रेशर आएगा, वो भी नहीं संभाल सकते। सो आज डीपली जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर दोनों ममालिक। सो इसलिए चाह के भी ये कोल्ड वॉर टाइप चीजें नहीं कर पा रहे, ठीक है, चाहे ट्रेड हो चाहे फाइनेंस हो। तो उसके लिए जो डीकपलिंग जो ट्रेंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा सकता आज के इस टाइम पे, लेकिन मे भी फ्यूचर में हो जाए। दोनों की साइड से ही जो है वो, यानी चाइना की साइड से भी और अमेरिका की साइड से भी कोशिश की जा रही है कि जो कॉमन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, इनके ऊपर डोमिनेट किया जाए, ठीक है। तो ग्लोबल जो साउथ स्टेट्स हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं जी, वो अपना कैंप ढूंढ रही हैं कि हम अपना फायदा कहां पे देखें। इसके अलावा जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो फोर्स करके आपको ला रहे थे ना कोल्ड वॉर के अंदर, तो ग्लोबल चैलेंजेस जैसे आज क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक्स है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, ये वो चीजें हैं। जैसे अभी देखिए, अब अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर जो है चली, और उसके नतीजे के तौर पे आपने देखा कि फिर कैसे जो है वो इतना ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज के अंदर लॉस हुआ, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर लॉस हुआ $19 बिलियन का। तो वो दोनों को ही हुआ, अमेरिकन को भी हुआ, चाइनीज को भी हुआ है। तो आज शेयर्ड जो इश्यूज हैं, ठीक है, जो दोनों ही, जैसे क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक्स हैं, या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो वो दोनों के ही क्राइसिस हैं। इसलिए दोनों के लिए मैनेज करना इतना आसान नहीं है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो इसलिए कह सकते हैं कि शायद ये न्यू कोल्ड वॉर तो ना हो, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये कॉम्पिटिटिव इंटरडिपेंडेंस है, कि आज मुकाबला फिर भी वहां पे जो है ना इंटरडिपेंडेंस के ऊपर है, कि किसका किसके ऊपर ज्यादा इन्हिसार है। जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा मार खाएगा फिलहाल, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है वो बैलेंस ही बना हुआ है, और वेपनाइज्ड किया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन को। तो हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ एक तरह से बढ़ रहे हैं,
ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये है, जैसे अमेरिका ने क्या स्लोगन लगाया भाई जी ट्रंप ने वापस आते ही, मेगा, ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब यही है कि हमारी जो फर्स्ट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो है, उसमें अगर हमने पहले पिछले 50-70 साल जो है वो हमने क्या रखा जी, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ओपन रखा, और ना चाहते हुए भी हर दुनिया के पंगे के अंदर हमने टांग अड़ाई है। क्यों? कि हमने उसे अपना नेशनल इंटरेस्ट समझा, और नेशनल इंटरेस्ट क्या समझा कि हमारी ग्लोबल डोमिनेंस कम ना हो जाए। इसलिए हमने, चाहे वियतनाम की वॉर हो, अफगानिस्तान की वॉर हो, इराक की हो, हर जगह पे उन्होंने जो है वो कुछ ना कुछ मसले मसाइल खड़े किए रखे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन अब इस मेगा की फिलॉसफी के तहत वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा पहला काम अमेरिका फर्स्ट है, दुनिया जाए भाड़ में, समझिए ना, कि भाई अब हमें क्या, यूएस से हमारे, यूके से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जापान से बहुत अच्छे हैं, कनाडा से बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इन ताल्लुकात से क्या, क्योंकि हमें तो ये ट्रेड लॉस दे रहे हैं। सो हमारी पहली पॉलिसी अपने आप को फैसिलिटेट करना है, और इसलिए उन्होंने क्या क्या कहा जी कि अमेरिका फर्स्ट, हम हर उस मुल्क पे टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो दोस्त है, जो मर्जी है। अब देखिए, इसलिए यूके हर एक के ऊपर लगा है टैरिफ, तो इसलिए उनकी पॉलिसीज जो है डिफरेंट हुई हुई हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज डिफरेंट हैं, या अमेरिका जो है ये जो प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की अगेंस्ट है। ग्लोबलाइजेशन ओपन मार्केट्स की बात करता है, ठीक है, खुले ट्रेड रूट्स की और फ्री ट्रेड की बात करता है, जबकि जब हम इसी के अपोजिट जाएंगे तो प्रोटेक्शनिज्म की फिलॉसफी आ जाएगी, वो जो पहले चाइना ने 70s या 80s में अडॉप्ट की हुई थी। तो एट द एंड अगर हम इस ट्रेड वॉर को कंक्लूड करते हैं तो हम ये क्या कहेंगे, जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन वे फॉरवर्ड एक ही है कि हम एक ग्लोबल जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको बेहतर करें, मैनेज करें, और दोनों जो हैं, यूएस और चाइना मिलकर जो है इसको आगे लेके चलें। ये जो इकोनॉमिक राइवलरी है, लेकिन फिलहाल शायद इसके चांसेस कुछ कम ही लगते हैं। डीस्टेबलाइज द ओल्ड लिबरल ट्रेडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, कि ये जो डीस्टेबलाइजेशन हो रही है, ये सारे डीस्टेबलाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, कि जो पुराने जो लिबरल ऑर्डर्स थे वो चीजें बदल रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से दोबारा से इस वीकनेस को खत्म करना है। हम ये कर सकते हैं, यानी इसको अगर खत्म करना है, रीस्ट्रक्चर सप्लाई चेन, ये जो सप्लाई चेन है उसको दोबारा से बिल्ड किया जाए, सिक्योरिटी और रेजिलियंस के हिसाब से, ठीक है, उनके एफिशिएंसी के हिसाब से, बजाय इसके ऊपर कंपटीशन देखें। अपॉर्चुनिटीज और रिस्क जो है वो देखा जाए ग्लोबल साउथ का, और उसके लिए जो है बल्कि काम किया जाए, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम किया जाए, डेट मैनेजमेंट के ऊपर किया जाए। अच्छा, रिफॉर्मिंग डब्ल्यूटीओ, इसके अलावा कोशिश की जाए जी डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म करके जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है इस ट्रेड वॉर से बचने के लिए, कि नई पॉलिसीज जो हैं उनके हिसाब से, न्यू रूल्स ऑन डिजिटल ट्रेड, एआई, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज इसके ऊपर, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है इसको खत्म करना चाहिए, और नए रूल्स को जो है वो तय करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हो सकती हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है उनके लिए भी क्या है कि वो स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा बने, और अपने आप को न्यूट्रल के बजाय वो ये देखें कि वो जो है दोनों को ओपनली बताएं कि भाई दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मल्टीपोलैरिटी है तो उसका फायदा जो है वो उठाया जाए, यही हो सकता है ट्रेड वॉर को रोकने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है, ट्रेड वॉर का ग्लोबल के ऊपर असर। अब हम अगर बात करेंगे टैरिफ की, तो टैरिफ का जो क्वेश्चन है वो फिर अलग बनेगा।